आपकी बात ना माने तो उसकी कंप्लेंट ऊपर ITAT CIT अपील्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बुनियादी बातें। बाकी तो इसमें भी बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन हमने अभी बुनियादी बातों पे ही चर्चा करी थी, क्योंकि अभी आपको इनकम टैक्स के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने बेसिक्स के बारे में स्टार्ट किया था। आज भी थोड़ा हम बेसिक्स के बारे में ही करेंगे, जब तक हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप ना हो जाए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो जाएगी तो बिल्डिंग भी ऑटोमेटिकली मजबूत और सॉलिड बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, you have any query or any doubt relating to basic thing, you can ask me now. Otherwise, I'll start with my own thing. So if any query or doubt or any shanka, confusion in your mind, please ask. No sir. कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलिए। तो बच्चों मैं फिर अपनी कहानी को शुरू करवा रहा हूं, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और मैं कहानी को शुरू कर रहा हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी बच्चों। सो बच्चों, आज स्टार्ट जो मैं करवा रहा हूँ वो मैं आपको, जैसे मैंने बताया, पहले हम इनकम टैक्स से शुरू करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है इनकम टैक्स। और इसमें कुछ मैंने बात बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाती है, पहली बात मैंने बताई थी, ऑन ऑल इनकम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, हर इनकम पे लगाती है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया या होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एप्लीकेबल माय डियर फ्रेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। अब तो JNK वैसे भी आर्टिकल 370 हट गया, तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। हाँ जी, कितने सेक्शंस हैं? 298 सेक्शंस, 298 सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन हमें सारे नहीं करने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1962। तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, और इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, इनकम पे लगता है। आज हम करने वाले हैं, मोटा मोटा मैंने बताया था, आपके मुनाफे पे, आपके प्रॉफिट पे, आपके मुनाफे पे, मुनाफा, आपकी गेन पर, गेन, प्रॉफिट कह लीजिए, गेन कह लीजिए, गेन, उस पे लागू होता है, इनकम पे। चलिए, और ये डायरेक्ट टैक्स है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। अब मैं आज जो कहानी शुरू करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं 4
important piece of income tax. 4 important piece of income tax. First P, which person is liable to pay income tax in India? कोई आपसे पूछे इनकम टैक्स किसको देना होता है, आप फटाक से जवाब दीजिए एनी पर्सन, yes my dear friends, whose total income exceeds exemption limit, any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay income tax in India. कॉपी करिए प्लीज। तो आज की कहानी शुरू कर रहे हैं बच्चों। 4 इंपॉर्टेंट पीस। फर्स्ट पी है विच पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। तो आप किस पर्सन को इनकम टैक्स देना है, आप बोलोगे एनी पर्सन। टोटल इनकम, तो इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स है पर्सन, कीवर्ड्स है टोटल इनकम, कीवर्ड है एग्जेम्पशन लिमिट, हाँ जी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सोच समझ के। कोई शब्द का अगर मुझे चाहिए तो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग मेरे साथ ही हैं। अगर किसी शब्द का मीनिंग चाहिए एक्ट में तो कहां जाना पड़ता है? If you want to know the meaning of a particular word in the act, where would you send the person to? कहां ढूंढने के लिए जाओगे? किसी भी वर्ड का मीनिंग एक्ट में चाहिए तो कहां जाएं? सेक्शन 2 में जाएंगे। We'll go to section 2। इसी तरीके से ये जो पर्सन शब्द है बच्चों, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 31 में डिफाइंड है, जिसमें लिखा है पर्सन इंक्लूड्स, यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, 7 कैटेगरीज। पर्सन में 7 कैटेगरीज आएंगी। तो कोई अगर आपसे पूछे इनकम टैक्स किसको देना होता है, आप बोलोगे पर्सन को देना होता है। और वो पूछे पर्सन में कितनी कैटेगरीज आएंगी, 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज में मैं पहले स्टार लगा रहा हूं। वो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं, लिखिए। 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन और लायबल टू पे इनकम टैक्स। 7 कैटेगरीज में एक है नेचुरल पर्सन, यस माय डियर फ्रेंड, नेचुरल पर्सन। और दूसरे हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन इनकम टैक्स देते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी इनकम टैक्स देते हैं। नेचुरल पर्सन में माय डियर फ्रेंड्स ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स जिनको हम इंडिविजुअल्स भी कहते हैं, इंडिविजुअल्स आएंगे। और आर्टिफिशियल पर्सन्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यस माय डियर फ्रेंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, my dear friends, company, association of person, body of individual, association of person, body of individual, local authority, my dear friend, local authority, and last but not the least, artificial, judicial, judicial person। बताता हूं, लिखो तो सही। जुडिशियल पर्सन जिसको हम कहते हैं एजेपी। अच्छा, आज की जो क्लास है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन्स पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो आपकी कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है,
या रामलाल सोहनलाल कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई एमसीडी है, कोई यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, रेस्टोरेंट है, उनकी बात नहीं कर रहा। आज मैं बात करूंगा, चर्चा जो करूंगा ह्यूमन बीइंग्स की बात करूंगा। इंडिविजुअल्स में मेल्स आएंगे, फीमेल्स आएंगी और थर्ड जेंडर भी आएगा। मेल फीमेल थर्ड जेंडर। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, अगर हमारे देश में कमा रहा है टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, गंजा आएगा, बाल वाला आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर ऑफ द स्किन इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ स्किन इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अनसाउंड माइंड आएगा क्या, माइनर आएगा क्या, क्वेश्चन ये माइनर आएगा क्या टैक्स देने के लिए? माइनर will be the minor liable to pay income tax in India। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें उसमें माइनर नहीं आते, क्या इनकम टैक्स में माइनर आएगा? सोच के बताइए प्लीज बच्चों, सोच के बताइए। विल द माइनर बी लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया? जस्ट अ वाइल्ड गेस। माइनर नहीं आएगा, अगर माइनर की कोई इनकम है तो उसके गार्जियन हो सकता है उसको टैक्स कर दे। अच्छा, माइनर अगर डायपर का ऐड खुद करता है तो सर उसका नेक्स्ट फ्रेंड पे करेगा। अच्छा चलो, तो मैं आपको बताऊं, एज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एज भी बंदे की इंपॉर्टेंट नहीं है। तो माइनर हो मेजर हो, इनकम टैक्स देना है। अब वो खुद देगा, अब डायपर में उसको खुद तो पता नहीं हो क्या रहा है उसके साथ, तो उसके माँ बाप देंगे या वो खुद देगा, कैसे देगा वो चल छोड़ दो, एज इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि माइनर इज ऑल्सो लायबल टू पे टैक्स, तो माइनर हो या मेजर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है कि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती तो वो इनकम टैक्स नहीं देगा, खुद नहीं देगा, उसके गार्डियन देंगे, पेरेंट्स देंगे। दूसरी बात, क्या इसमें अनसाउंड माइंड इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? अनसाउंड माइंड, लायबल टू पे टैक्स? यस। तो साउंड माइंड हो भाई या अनसाउंड माइंड है? वो तेरे नाम हमने किया है सारा, साउंड माइंड हो अनसाउंड माइंड हो, आएगा जी आएगा। अच्छा जी, कॉन्विक्ट आएगा, कॉन्विक्ट, ये सब बातें आपने कॉन्ट्रैक्ट में, भैया तड़ी पार हो, तड़ी पार ना हो, काला हो गोरा हो, इंडिविजुअल होना चाहिए, आएगा, बात खत्म। आपको कुछ नहीं देखना, काला है गोरा है, नेहा नेहा कक्कड़ की जितनी हाइट है या खली की जितनी बॉडी है, या वो काला है या गोरा है, पीला है, हरा है, नीला है, बात समझ लो, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंसान का बच्चा, जानवर का नहीं। नेचुरल पर्सन में इंसान के बच्चे आएंगे, इंसान मतलब, समझ गए? चलो अब ये सब लेटर ऑन। तो अब आ जाओ, तो एवरी एनी पर्सन, पर्सन का मतलब 7 कैटेगरी, अभी क्या मान के चलेंगे? इंडिविजुअल। अगर उसकी इंडिविजुअल की टोटल कमाई यस किससे ज्यादा हो जाए, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाए, अगर टोटल कमाई एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाए, यानी कि कमाई होने पे टैक्स नहीं है ना, कमाई एक लिमिट से ऊपर हो तो टैक्स है। यस, जैसे भूखे पेट भजन नहीं होता, तो सरकार कहती है पहले कमा के अपने घर के खर्चे करो, रोटी कपड़े मकान के खर्चे करो, पैसा बच जाए तो जब इनकम टैक्स देना। यस, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये टोटल इनकम क्या चीज होती है और एग्जेम्पशन लिमिट क्या चीज होती है। अगर इन दोनों को कंपेयर करना आ गया, आप 50% इनकम टैक्स तो आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। yes, आपको यही करना है इनकम टैक्स, टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स देना है, अन्यथा आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स ओनली इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जेम्पशन लिमिट। हाँ, पर्सन होना चाहिए, पर्सन में आप लोग सब पर्सन है, इंडिविजुअल में आते ही आते। अब आपको मैं क्या बताने वाला हूं, टोटल इनकम क्या है, हेडिंग डालिएगा, व्हाट इज टोटल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम पे टैक्स है। जीएसटी आपकी सेल पे था,
GST आपकी टर्नओवर पे था। मैं ये मोबाइल 20 का बेच रहा हूँ, 20 में GST। ये मैं ग्लासेस 2000 के बेच रहा हूँ, 2000 पे GST। ये मैं बोतल 800 रुपए की बेच रहा हूँ, 800 पे GST। ये मैं ग्लास 100 रुपए का बेच रहा हूँ, 100 रुपए पे GST। GST की कैलकुलेशन बहुत इजी है। हाँ जी, ये रिमोट 800 का बेच रहा हूं, 800 पे GST। लेकिन इनकम टैक्स सेल पे नहीं है, कमाई पर है। अब कमाई निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है, तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बात समझने की अब बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये टोटल इनकम मैं आपसे पूछता हूं, मैं नौकरी करता हूं जी, मेरा सैलरी का पैकेज है 50 लाख का, जिसमें से सुनिएगा मेरी बात, मेरे पास 20 लाख रुपए के घर के खर्चे। सर तेज बोलो। क्या हुआ जी? तेज बोलो सर। तेज बोलूं? सैलरी है मेरी 50 लाख की, सैलरी है मेरी 50 लाख की, जिसमें से 20 लाख तो घर के खर्चे हैं, 10 लाख की लोन वोन उतारता हूं मैं, और मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 5 लाख। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि इनकम टैक्स किस पे लगेगा? आप बोलोगे सर इनकम टैक्स जो कमाया उस पे लगेगा, या कमाने के बाद जो बच गया उस पे लगेगा? ये कंफ्यूजन है। क्या 5 लाख पे लगेगा या 50 लाख पे लगेगा? इसलिए सरकार ने एक फॉर्मूला बना दिया टोटल इनकम का। जो असली में मेरे पास तो बचा, जो असली में सेविंग हुई मेरी, वो 5 लाख हुई है। इनकम मेरी 50 लाख है, सेविंग पे टैक्स नहीं है भाई। सबके घर के खर्चे तो होने ही होने हैं, सब लोग घर के खर्चे करते करते हैं। डोमेस्टिक के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे, कार के खर्चे, वो माइनस नहीं होते। जो इनकम कमाने के लिए खर्चे होते हैं वो माइनस होते हैं। तो जो नौकरी करने के लिए खर्चे करे होंगे आपने, वो ये तो घर के खर्चे हैं, ये घर के खर्चे माइनस नहीं होते इनकम में, फिर तो जीरो ही हो जाएगी। बचता किसके पास है? तो जो इनकम निकालनी है वो रियल लाइफ की सेविंग नहीं है, वो एक प्रोसेस है। यस, प्रोसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। इनकम निकालने का प्रोसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। और एग्जांपल देखिए जरा, प्रोसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, कॉपी बाद में कर लेना। मैं कंप्यूटर सेल करता हूं, मेरा बिजनेस है, मैंने बेचे 50 लाख के, मेरे एक्सपेंसेस ऑन सेलिंग आए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, वो आए 40 लाख। मेरी बिजनेस की इनकम कितनी दिखाई दे रही है? 10 लाख। लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं ना हम 40 लाख नहीं देंगे खर्चे, हम आपको खर्चे 30 लाख देंगे। तो एक्चुअल में तो मैंने 10 लाख कमाया, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे खर्चे मना कर दिए, कि गवर्नमेंट के पास पावर है कौन से खर्चे लेने कौन से खर्चे नहीं लेने। तो गवर्नमेंट का गुप्ता जी आपकी इनकम 20 लाख है, तो 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो इनकम आ रही है ये रियल लाइफ की इनकम नहीं है जो आप समझते हो कि मैंने इतना कमाया। ये इनकम टैक्स के हिसाब से है। रास्ता तुम्हें नहीं चुनना, रास्ता इनकम टैक्स का वालों को चुनना है, और उस रास्ते पे चलना है जो इनकम टैक्स ने बताया। वो रास्ता आपके रास्ते से मिल जाए बहुत बढ़िया, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो इनकम टैक्स के द्वारा कैलकुलेटेड टोटल इनकम आपकी असली की जिंदगी की इनकम से ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप बोल रहे 50 लाख रेवेन्यू है, गवर्नमेंट कहते हैं ना हम तो 70 मानते हैं, तो 70 माइनस 30 40 लाख इनकम हो गई तुम्हारी। हाँ, तुम्हें पसंद नहीं आई तो अपील करना। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो टोटल इनकम निकाली जाएगी ये सरकार के बताए हुए फॉर्मूला से, सरकार के बताए हुए प्रोसेस से निकालनी है। अपना दिमाग मत लगाना, जहां अपना दिमाग लगाया वहीं आप खत्म, ये बात याद रख लीजिएगा। जहां आपने इनकम टैक्स में अपना दिमाग लगाया, लॉजिक लगाए, खत्म। लॉजिक नहीं देखने, पहले समझना है फिर लॉजिक ढूंढने हैं। पहले लॉजिक ढूंढ के समझोगे तो हो गया बेड़ा पार। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये टोटल इनकम जो है एक एक नोशनल फिगर है, नोशनल कह लो,
हाँ जी, एक डीम्ड इमेजिनरी फिगर है जो प्रोसेस सरकार बताएगी, जो स्टेप सरकार फिक्स करेगी, उसके हिसाब से करना है। तो टोटल इनकम, इंग्लिश वाली टोटल इनकम नहीं, आई अर्न दिस इनकम, मेरा पैकेज 50 का है। हो सकता है पैकेज गवर्नमेंट 70 का माने, हो सकता है पैकेज 40 का माने। तो रियल लाइफ से कोई लेना देना मेजरली नहीं है। ऑब्वियसली फिगर्स तो रियल लाइफ से आएंगे, लेकिन जैसे वो ना, एक सब्जी आप बनाते हो, एक सब्जी आपकी मम्मी या फादर, जो भी इनको खाना आता है वो बनाते हैं, दोनों में अलग है। तो चलेगी तो किसकी, फादर या मदर की। तो उनके बताए हुए मेथड से चलना है, अपने बताए हुए मेथड से नहीं। आइए, तो अब मैं आपको टोटल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स में सारी मेहनत, सारी तवज्जो, मेरा जितना भी टाइम लगेगा वो टोटल इनकम निकालने में लगेगा। टैक्स निकालना मुश्किल नहीं है, टोटल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कितना सरकार को हिस्सा देना है, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल है यहां पर इनकम निकालना, और इनकम सरकार के बताए हुए रास्ते पे। सबसे पहला स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1, determine, yes my dear friends, determine various sources of income, determine various sources of income। सबसे पहले ये डिटरमिन करिए आपने पैसा कहां कहां से कमाया। अभी इनकम तो दूर के, सब्जियां तो लाओ पहले, फिर सब्जियों को बनाने की विधि सरकार बताएगी, फिर हम उसको बनाएंगे और सरकार को दे के आएंगे। तो पहले तो ये तो पता लगाओ कि कौन कौन सी सब्जियां आ सकती हैं। सब्जियां मीन सोर्स ऑफ इनकम। बताइए कहां कहां से आप लोग पैसा कमा सकते हो, कुछ आइडिया है आप लोगों को? पैसा कमाने के जरिए बताइएगा, सोर्सेज बताइएगा। हाँ जी, सैलरी मतलब जॉब, जॉब से पैसा कमा सकते हो, बहुत बढ़िया। और बिजनेस, बिजनेस से कर सकते हो, बहुत बढ़िया, व्यापार। और रेंट और बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया। ये तुम्हें तो रट्टी टाइप बात, सेल ऑफ एसेट्स, गोल्ड सिल्वर लैंड शेयर्स बेच कर पैसा कमा सकते हो। और सर्विस प्रोवाइड करके, दोबारा बोलो डियर। सर्विस प्रोवाइड करके, सर्विस, तो मैं बोलूं प्रोफेशन, प्रोफेशन हो गया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, सीएमए, सीएस, इंटीरियर डेकोरेटर, ये काम करके कर सकते हो। और कैसे कमा सकते हो? अदर्स ये तो तुम्हें रट्टी टाइप बातें बोल रहे हो यार, तुमने पढ़ा होगा पहले कहीं ना कहीं। कहाँ पढ़ा है टैक्स? अच्छा सुनो मेरी बात, इंटरेस्ट, ब्याज है ना, किसी का लोन देते हो या बैंक में ब्याज मिलता है आपके डिपॉजिट पर, डिविडेंड शेयरों पे मिलता है डिविडेंड, हाँ जी बच्चों डिविडेंड मिलता है। अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14 तारीख को है, तो गिफ्ट 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 की इनकम हो सकती है। अच्छा जी, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग बच्चों, गैम्बलिंग, बेटिंग। अच्छा, रेस, हॉर्स रेसेस, घोड़े की रेस पे पैसा लगाओ, हॉर्स रेसेस। अदर रेसेस, घोड़े की रेस के अलावा कोई और रेस है उसमें भी पैसा लगाओ। लॉटरी, गेम शोज, केबीसी में पैसा जीत के आ गए उसको गेम शोज कहेंगे। कार्ड गेम्स, पत्ते खेलो, कार्ड गेम, रम्मी, और वो अब क्या कहते हैं, 3 पत्ती, पोकर, फ्लैश, एक्सेट्रा। इन सब इनकम को, नाइन्थ वाली इनकम को नाम देते हैं कैजुअल इनकम। नाइन्थ वाली इनकम को नाम देते हैं कैजुअल इनकम। नाइन्थ वाली इनकम को नाम देते हैं कैजुअल इनकम। ये भी पैसा कमाने का तरीका है, कभी कभार आता है, ये आपके हाथ पे नहीं है कंट्रोल इसका। 10वां, शाहरुख खान, एमएफ हुसैन, विराट कोहली, कपिल शर्मा, इनको कहां दिखाओगे? इनकी इनकम को क्या बोलोगे?
फ्री में लाना। हाँ जी, तो इनकी इनकम को हम बोलेंगे वोकेशन, इनकी इनकम को बोलेंगे वोकेशन। वोकेशन जो होती है वो होती है एक्टिविटी बेस्ड ऑन टैलेंट या स्किल्स, whereas प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन कोर्स। प्रोफेशन में यही फर्क है, ये भी सर्विस है, लेकिन इस सर्विस के लिए आपने कोई कोर्स किया होगा, कोई आपने एजुकेशन ली होगी, वो एजुकेशन कोर्स करके ही आएगा। लेकिन यहां पर जो ये सर्विस है वोकेशन में, ये टैलेंट बेस्ड है, स्किल्स। पेंटर, ये स्किल्स आपके पास है, स्किल्स। अच्छा, आप इसके अलावा जॉब हो गया, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, बिल्डिंग के अलावा दूसरी एसेट्स भी किराए पे दी जा सकती हैं। खाली पड़ा हुआ है जनरेटर, खाली पड़े हुए कपड़े दे दो किसी बुटीक को, बुटीक वो आपके कपड़े ले जाएगा, रेंट पे दे देगा, है ना। ऐसे भी सिचुएशन आजकल आती है, जिन लोगों के एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं दे कैन लेट इट आउट। हाँ जी, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, बिजनेस हो गया, रॉयल्टी। अगर आपके पास नो हाउ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो बदले में रॉयल्टी मिल सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, उसके अलावा एग्रीकल्चर से पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, एग्रीकल्चर पे टैक्स इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगाती, लेकिन वो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ओ, हमने बात करी थी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा सकती। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर पे, अगर आप यूएस में एग्रीकल्चर कर रहे हो, यूके में एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो उस पर टैक्स लग सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम थी ना भैया, यहाँ पर हमने बताया था ना, यहाँ पर एक सेकेंड, ये एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता इन इंडिया। इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट विदेश की एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, उस पर टैक्स लगा सकती है। तो 14th को मैं कह देता हूं एक्सेट्रा। हम ये क्या कर रहे हैं, पहले कहानी को समझ लो। हमें चाहिए इनकम टैक्स किसको देना है। आज पहला क्वेश्चन मैं ये सॉल्व करवा रहा हूं। तो आपने कहा जी पर्सन को देना है, मैंने कहा पर्सन कौन, क्या 231। नेचुरल आर्टिफिशियल, आपने कहा 6 आर्टिफिशियल पर्सन है, 6, एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन में मैंने कहा एनिमल्स आएंगे या ह्यूमन बींग्स आएंगे, क्या जी ह्यूमन बींग। मैंने कहा मेल फीमेल माइनर लुनेटिक, काला गोरा हरा पीला सब आएंगे, साउंड माइंड अनसाउंड सब आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये टैक्स कब देंगे इंडिविजुअल, जब उसकी टोटल इनकम, हाँ जी, एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो। अब आपसे पूछा मैंने टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम असली की इनकम नहीं है, सरकार के बताए हुए रास्ते पे चलना है। सरकार कहती है जी पहले अपनी कमाई के जरिए सोर्सेज निकालो, कहां कहां से कमाया। अब स्टेप 2, हाँ जी स्टेप 2, डिवाइड, स्टेप 2, डिवाइड the sources, yes my dear friend, sources of income into 5 heads, जो आप लोग मुझे बता रहे थे। ये सेक्शन 14 है बच्चों, ये है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करिएगा। ये 5 इनकम्स को, या ये जितनी भी इनकम 14 इनकम निकाली है, 5 श्रेणियों में डिवाइड करिएगा। ये आपने सही बताया था मुझे। 5 categories are, yes my dear friends, income under salary, my dear friends, income under house property, my dear friends, income under business profession, income अंडर कैपिटल गेन्स। ऐसे आपने भी बताया था, अदर सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। इनकम अंडर अदर सोर्सेज। तो ये जितने भी आपने कमाई करी है ना, 5 डब्बों में दिखा दो। यस, डिवाइड द सोर्सेज ऑफ इनकम इनटू 5 हेड्स। तो देखिएगा अब ये 14 जो इनकम्स हैं, इसमें जॉब वाली इनकम आएगी बच्चों,
सैलरी हेड में आप दिखाएंगे जॉब वाली इनकम, जॉब वाली। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी? हाउस प्रॉपर्टी बताइएगा। Which income will be classified under house property? रेंट आएगा, बिल्कुल सही चीज, रेंट ऑफ बिल्डिंग आएगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग बेचने की नहीं, रेंट ऑफ बिल्डिंग का मतलब रेवेन्यू इनकम आएगी, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम आएगी। इधर भी रेवेन्यू इनकम आएगी जो रेकरिंग है, बार बार है। मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, शेयर्स बेच दिए, वो यहां पर आएगा कैपिटल गेन, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। लेकिन सर कंप्यूटर बेचते हैं, अगर बेचना काम है वो भी रेवेन्यू हो गया ना, कैपिटल नहीं हुआ। सर क्या मतलब? अगर डीएलएफ वाले जमीन बेचे, वो स्टॉक है उनका। ज्वेलरी पीसी ज्वेलर बेचे, वो स्टॉक है उनका। शेयर्स शेयर ब्रोकर बेचे, वो स्टॉक है उसका। तो यानी कि जब आप स्टॉक को बेचते हो तो वो रेवेन्यू बन जाता है। तो ये यहां पर आएगी बिजनेस की इनकम, जिस चीज को बेचना काम है, सुनते रहना। प्रोफेशन की इनकम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट, जिनका अपना ऑफिस है। और वोकेशन, शाहरुख खान, सुनिधि चौहान, एमएफ हुसैन, सब इधर आएंगे। हाँ जी। और जो इनकम 4 हेड्स में नहीं आई वो लास्ट में दिखाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट आया, जिसमें बच्चों इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, डिविडेंड आया, जिसके अंदर कैजुअल इनकम आई, कैजुअल इनकम आई, जिसके अंदर गिफ्ट आई, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, रॉयल्टी आई, रॉयल्टी, और एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया आया, और एक्सेट्रा आया, एक्सेट्रा आया। यानी कि यहां पर आएगी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जॉब, जब आप किसी की नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हो। रेंट ऑफ बिल्डिंग, किराया बिल्डिंग का, ये तो पता ही है। ये ओन मास्टर हो अपने। जब आप किसी के बाप की नौकरी नहीं करते, अपने मालिक होते हो, वो होता है ओन मास्टर। हल्दीराम्स, इसका अच्छा, इसका एग्जांपल दीजिएगा, बिजनेस का एग्जांपल। हल्दीराम्स, हल्दीराम वाले अपनी इनकम यहां दिखाएंगे, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका अपना, वो भी इनकम यहां दिखाएंगे, है ना। और एसआर के अपनी इनकम, कोहली अपनी इनकम, वो सब इधर दिखाएंगे। सेल ऑफ एसेट्स में अगर आपने सेल ऑफ गोल्ड बाय एसआर के, सेल ऑफ गोल्ड बाय एसआर के, यस, सेल ऑफ गोल्ड बाय एसआर के, सेल ऑफ ज्वेलरी बाय कल्याण ज्वेलर, सेल ऑफ गोल्ड बाय कल्याण ज्वेलर्स। बेटा वो बिजनेस है, फर्क समझना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सेल ऑफ गोल्ड बाय कल्याण ज्वेलर। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी रेवेन्यू हो गया, ये कैपिटल इनकम। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल इनकम्स है। सेल ऑफ गोल्ड बाय एसआर के, बिल्कुल। दोबारा से रिपीट करेंगे, अगर आप किसी की जी हजूरी, नौकरी, किसी के अंडर एम्प्लॉय बन के काम करते हो, तो उसको बोलते हैं सैलरी। वो कमाई आप इस कैटेगरी में दिखाएंगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये रेवेन्यू इनकम मानी जाती। अगर आपके पास बिल्डिंग है, उससे इनकम आ रही है, बेचे बिना, नॉट सेल इनकम, नॉट सेल इनकम, सेल वाली इनकम नहीं, उसके अलावा कोई भी इनकम आ जाए बिल्डिंग से, वो हाउस प्रॉपर्टी में। अपने बलबूते, अपने मालिक, ओन मास्टर वाली इनकम, वो आती है जी बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, तीनों इधर। शाहरुख खान भी अपना मालिक है, हल्दीराम अपने मालिक है, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपना मालिक हूं।
अजी अगर आप एसेट्स को बेचना है और बेचना काम नहीं है, जैसे ज्वेलरी बेचने का काम शाहरुख खान का नहीं है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, हम लैंड बेचे, कैपिटल गेन, वो कैपिटल इनकम है, सेल ऑफ एसेट्स, जिस चीज को बेचना काम नहीं है। और अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैजुअल इनकम एक्सेट्रा। चलिए अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं स्टेप 3 पे आऊंगा। अभी तो स्टेप 2 था ना। अब आप बताइएगा कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी, बस ये बताइएगा। डिटरमिन द हेड ऑफ इनकम। हाँ जी, विंस केबीसी प्राइस ऑफ ₹1 लाख, कौन सा हेड बनेगा जी? विंस केबीसी प्राइस ऑफ ₹1 लाख। हाँ जी बताइए। अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेस, बहुत, आईयूएस कह लीजिएगा उसको शॉर्ट में, आईयूएस। दूसरा, अच्छा हैबिट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, और उससे इनकम आई है 5 लाख रुपए। डेली खेलता है जी, डेली प्ले करता है ये बंदा, पत्ते खेलने के बिना इसका इसका ये काम ही यही है पूरा दिन, पत्ते खेलने का। पत्ते खेलने का, मुझे तो तेरी लत लग गई लत, वही वाली बात। अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में ही आएगा भाई। अब ये लत हो ना हो, इसका घर अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, कार्ड सुबह शाम खेलो, लगा ले 2-2 रुपए की, लगा ले 4-4 रुपए की, भाई तुम यही करते रहो पूरा दिन। अदर सोर्सेज। अच्छा, मनी लेंडिंग बिजनेस, मनी लेंडिंग का काम है तुम्हारा, मनी लेंडिंग। इसकी इनकम कहाँ जाएगी? जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी? अदर इनकम। अब यही ना, ये जाएगा, इस बिजनेस प्रोफेशन को नाम देते हैं पीजीबीपी। इसको एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। क्यों? क्योंकि इसका ये बिजनेस है मनी लेंडिंग का। बैंक्स का काम यही होता है, वो अपनी इनकम पीजीबीपी दिखाएंगे, ब्याज भाड़े की। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर, चलो मैं एसजी lends money to student, एक्सपेक्ट मत करना, मांगना भी मत, मैं बता रहा हूं। कभी लिख दिया 10 स्टार, सर दे दो 2-3 लाख, मांगना भी मत, फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं। तो एसजी lends money to students, मेरी इंटरेस्ट इनकम बताइए कहां दिखाएंगे? बताइए कहां दिखाएंगे? अदर में, क्योंकि मेरा यही कोई काम है, यही काम करूंगा क्या मैं? ठीक है, अदर सोर्सेस। अच्छा, और देखते हैं जी, एजेंट अर्निंग कमीशन। आप एजेंट हो, कमीशन मिलता है, बताओ। एजेंट हो, कमीशन मिलता है तुम्हें, अर्निंग इनकम, अर्निंग कमीशन। एजेंट हो, माल बेचते हो किसी का, एजेंट हो, तू मेरा प्रिंसिपल, मैं तेरा एजेंट। सैलरी नहीं, नौकरी नहीं करता, एजेंट को नौकर नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता। अब 2 ऑप्शन है, ये तुम्हारा मेन काम है तो बिजनेस, मेन काम नहीं है तो आईयूएस और पीजीबीपी। सुनो मेरी बात, अब इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। अगर आपका मेन काम यही है कि पूरे, जैसे आपने अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, उनकी बिटिया है, अमिताभ बच्चन की डॉटर है श्वेता बच्चन। श्वेता बच्चन की जो मदर इन लॉ है, शी इज मैरिड इन नंदास फैमिली। उनकी मदर इन लॉ का मुझे नाम याद नहीं है। वो इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। यस, तो उनका तो यही काम है, तो वो दिखाएंगे पीजीबीपी में। मैंने भी
मान लो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का सर्टिफिकेट ले रखा है, एक आधी पॉलिसी बेच देता हूं, मुझे 2-4-500 कमीशन मिलता है खाली, मैं आईयूएस में दिखाऊंगा। तो कुछ इनकम्स तो गवर्नमेंट ने कह रखा है आईयूएस में आएंगी आएंगी, कुछ कहते हैं ना बिजनेस ना हो तो आईयूएस में डालिएगा। अच्छा सुनो एक और बात, और नॉलेज की बात दे रहा हूं, और बाकी तो डिटेल हम और करेंगे। डिविडेंड इनकम और आपका बिजनेस, सुनो, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, आपका काम ही शेयर्स में ट्रेड करना, आपको डिविडेंड मिला, बताइए कहां जाएगा? नहीं, अब वही मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लो अब ये लिख लो, यहाँ पर लिखो, जहां पर इंटरेस्ट था ना लिखो, स्टार लगा के लेफ्ट राइट में जगह दो, यहाँ पर इंटरेस्ट पे एक स्टार लगाओ और लिखो प्रोवाइडेड नॉट इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। यस, जब आईयूएस में आएगा, प्रोवाइडेड नॉट इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी है तो बेटा फिर आपकी इंटरेस्ट की इनकम पीजीबीपी में जाएगी, लॉ में लिखा है। तो इफ इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग ऐसे लिख लो या उल्टा करके लिख लो, सीधा करके क्या लिखोगे? इफ इट इज द बिजनेस ऑफ लेंडिंग मनी देन इंटरेस्ट अंडर पीजीबीपी, लाइक बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, मुथूट फाइनेंस, वो गोल्ड लोन कंपनी, लोगों से सोना लेती हैं और बदले में ब्याज चार्ज करती हैं, वो इनकम पीजीबीपी में दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने सोने को मेरे पास गिरवी रखवा दिया एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैंने आपसे चार्ज किया 500,000 रुपए, तो मेरा ये काम तो नहीं है, तो मैं आईयूएस में दिखाऊंगा। तो इंटरेस्ट, या ये भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट विल बी कवर्ड अंडर आईयूएस इफ नॉट कवर्ड अंडर पीजीबीपी, ऐसे लिख सकते हो। आप लिखने वाले बनो, पढ़ाने वाला तो मैं हूं ही, किसी भी तरीके से लिख लो, इंटरेस्ट विल बी कवर्ड अंडर आईयूएस इफ नॉट कवर्ड अंडर पीजीबीपी, लॉ में लिखा है, लिख लो, interest will be covered under IUS if not covered under PGBP. Interest will be covered under IUS if not covered under PGB. लेकिन अब डिविडेंड पे स्टार लगाओ, डिविडेंड पर, कैजुअल इनकम पे स्टार लगाओ, लिखना डिविडेंड एंड कैजुअल इनकम विल ऑलवेज बी कवर्ड अंडर अदर सोर्सेस। हाँ जी, लिखा है लॉ में, डिविडेंड एंड कैजुअल इनकम, लिखो भैया, डिविडेंड एंड कैजुअल इनकम will always be covered under other sources. हाँ जी, चाहे बिजनेस हो, बिजनेस ना हो, भाई साहब डिविडेंड अदर सोर्स में आएगा। और कैजुअल इनकम में बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी अदर सोर्सेज में ही आएंगी, आपका बिजनेस हो हर रोज करने का ना करने का। तो इंटरेस्ट में लिखिएगा इफ नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस प्रोफेशन देन अंडर अदर सोर्सेज। डिविडेंड और कैजुअल इनकम पे लिखिएगा, ये तो याद करना पड़ेगा भैया, डिविडेंड और कैजुअल इनकम पे लिखिएगा ऑलवेज अंडर अदर सोर्सेस। हाँ जी, गिफ्ट, हाँ गिफ्ट लिखिए, गिफ्ट पे लिखिए इफ नॉट कवर्ड अंडर, लिखो गिफ्ट जब आएगी आईयूएस में, यस लिखा है लॉ में, इफ नॉट कवर्ड अंडर सैलरी ऑब्लिक बिजनेस प्रोफेशन, मैं बताता हूं, इफ नॉट कवर्ड अंडर सैलरी ऑब्लिक बिजनेस प्रोफेशन, गिफ्ट में लिखना if not covered under salary oblique business profession। छोटा सा एग्जांपल, आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है तो बेटा सैलरी में दिखाओ, वो तो एम्प्लॉयर दे रहा है। अच्छा, आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो पास होने पर, मैं बिजनेस में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बिजनेस प्रोफेशन का कारण मिला है। तो फिर गिफ्ट क्लाइंट से मिले, कस्टमर से मिले, बिजनेस प्रोफेशन, गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिले, सैलरी। तो सर फिर ये कौन सी गिफ्ट हुई यहां पर? अरे ये बर्थडे पे, आपके शादी पर, पर्सनल वाली गिफ्ट्स जिसका कोई रिलेशन एम्प्लॉयर से नहीं है। जैसे सिंगापुर का ट्रिप मिलता है, अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं तो उन्होंने टर्नओवर अचीव कर ली, उनको सिंगापुर का ट्रिप मिल गया, या कोई वाटर प्यूरिफायर मिल गया, वो दिखाएंगे बिजनेस में। तो गिफ्ट आईयूएस में कब आएगी? जब इसका ताल्लुकात एम्प्लॉयर से नहीं है, जब इसका ताल्लुकात कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर से नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रेंट ऑफ अदर एसेट पे स्टार लगाओ, रेंट ऑफ अदर एसेट पे, रॉयल्टी पे स्टार लगाओ। हाँ जी, रेंट ऑफ अदर एसेट और रॉयल्टी लिख लो, इफ नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस प्रोफेशन।
हाँ जी, लॉ में लिखा है, इफ नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस प्रोफेशन, अगर आप मान लो मोबाइल को किराए पे देने का ही काम है मेरा, तो फिर वो रेंट ऑफ अदर सोर्सेज में नहीं आएगा, बिजनेस में जाएगा। लेकिन आप एक दिन के लिए किराए पे ले गए मेरा फोन, क्या सर सेशन मारना है, तो मैंने 500 रुपए ले लिए, वो अदर सोर्सेस। अब रॉयल्टी है, ऑथर हो आप, ऑथर किताब के, मैं तो ऑथर हूं, मैं तो प्रोफेशनल काम ही यही करता हूं, मुझे रॉयल्टी मिलेगी तो मैं कहां दिखाऊंगा, बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन अगर एक आधी किताब लिखी हुई है शौकिया तौर पे, तो रॉयल्टी अदर सोर्सेस। तो यानी कि इंटरेस्ट, गिफ्ट, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, रॉयल्टी, पहले दूसरे घर चेक कर लेना, वहां फंस गया तो। लेकिन बेटा मेरे बच्चों, लड्डू गोपाल, जो डिविडेंड है बच्चों, वो हमेशा अदर सोर्सेज में ही रहेगा, डिविडेंड जो है बच्चों अदर सोर्सेज में ही रहेगा, और कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज में ही रहेगी। हाँ जी, ये याद रखना। तो ये दो इनकम तो अदर सोर्स में आएंगी, बाकी तो अदर सोर्स में जब आएंगी जब उन्हें निकाल दिया दूसरे हेड्स ने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो डिविडेंड इनकम बताओ कहां जाएगी, अब बताओ डिविडेंड इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत बढ़िया, अच्छा, Other sources. बहुत बढ़िया। अब सुनो, कैजुअल इनकम का एग्जांपल ले लिया हमने, हाँ जी बिल्कुल। अब रेंट ऑफ कंप्यूटर, नॉट इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कंप्यूटर, नॉट इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कंप्यूटर, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट नहीं है कंप्यूटर का, बताइए कहां जाएगी? बहुत बढ़िया, Other बहुत sources. बढ़िया। अच्छा, रेंट ऑफ जनरेटर, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट जनरेटर, यही काम करता है जी, होता है शादी ब्याह में देता है जनरेटर किराए पे, होते हैं ना, बड़े बड़े लगे हुए होते हैं। हाँ जी, अब ये को कहां दिखाएगा? Business profession. बिजनेस प्रोफेशन, बहुत बढ़िया, पीजीबीपी। अच्छा जी, रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया, और बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, Income under house property. बिल्डिंग को लेटिंग आउट करने का ही काम है, बताओ इनकम कहां दिखाएगा? Income under house property. नहीं, पीजीबीपी वहां पर भी लिख दिया एचपी में कि भाई अगर बिजनेस का लेटिंग आउट का बिजनेस है, यहाँ पर लिख लो जी, हाउस प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड इफ लेटिंग आउट बिजनेस पीजीबीपी, भी लिख लो हाउस प्रॉपर्टी पे स्टार लगा के, इफ लेटिंग आउट बिजनेस देन अंडर पीजीबीपी, इफ लेटिंग आउट बिजनेस देन अंडर पीजीबीपी। तो भाई अगर तुम्हारा किराए पे देने का ही काम है बिल्डिंग का, जो पीजी वाले हैं यार, अरे बाबा पीजी वाले, गेस्ट हाउस वाले, वो यही काम करते हैं, किराए पे देते हैं, रूम देते हैं, पूरी बिल्डिंग भी दे सकते हैं, वो तो कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, उनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। अब सुनो, रेंट ऑफ बिल्डिंग, नॉट बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, अब बताइए कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। House property. अब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब आपको कुछ समझ आ रही है बात? चार्टर्ड अकाउंटेंट, होम ऑफिस, अब बताओ? PGBP. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइस वाटर हाउस में एम्प्लॉय है, प्राइस वाटर हाउस में एम्प्लॉय है। Income under salary. बहुत बढ़िया, सैलरी में दिखाएगा अपनी इनकम। पहले तो कैटेगराइजेशन समझो, अभी इनकम निकालना सीखेंगे। अच्छा जी, ऑथर नॉट प्रोफेशनली, या क्या लिखें, ऑथर नॉट मेजर वर्क, नॉट मेजर IO. इनकम, ऑथर है लेकिन मेजर इनकम नहीं आती ऑथरिंग। Other sources. बहुत बढ़िया, अब आपको समझ आना स्टार्ट हो रहा है। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, सुनो सुनो, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर कहां दिखाओगे? Salary. सैलरी, सैलरी। गिफ्ट फ्रॉम
अब तुम लोग गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर वो दे जाते हैं PGBP, खुश होने पर। बड़ा मजादार काम करवाया सर आप। बताओ PGBP, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या प्रोग्राम है नहीं है? सर सेकंड पॉइंट बता दो। सेकंड पॉइंट, 7 सीए प्राइस वाटर हाउस में एम्प्लॉई है, सर पेज फर्म है ना, बिग फोर बिग फोर फर्म, प्राइस वाटर हाउस का एम्प्लॉई। बातें नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। फिंगर ऑन योर लिप्स। अच्छा जी, गिफ्ट ऑन बर्थडे बताओ। other sources, अदर सोर्सेस, लेकिन बताएगा नहीं कोई सरकार को, वो बात अलग है। गोली दे जाओगे आप, कौन बताएगा भाई गिफ्ट मिली बर्थडे पे ₹1,00,000 की, वो बात छोड़ दो। ये लॉ पढ़ रहे हैं, कोई फॉलो करेगा कोई फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाल बत्ती क्रॉस करोगे चलान कितने का आएगा? क्या जी लाल बत्ती हमने तो क्रॉस करी, चलान आया ही नहीं हमारा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंधेर नगरी चौपट आजा, ये बात नहीं चलेंगी भाई। कि मन में क्वेश्चन आता है आपके, बताएगा कौन? हम तो ये अज्यूम करके चले बता रहे हो, नहीं बता रहे तो गुल कर गए। बात समझ आ गई? चलो एक क्वेश्चन और। टीचर सेटिंग पेपर फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो उससे जो Other पेपर सेटिंग sources, की फीस मिली है, ये बताओ। other पेपर sources, सेटिंग की फीस मिलती है ऑफ कॉलेज, पेपर सेटिंग की फीस मिली है। ये बताएगा ही नहीं कोई, हाँ ये तो बताएगा ही नहीं कोई। बावले मत बता, एग्जाम भी देने क्यों जाएगा? एग्जाम भी देने मत जाइयो, बताइयो मत किसी को। मम्मी पापा को बोल दियो कि मैं दिया आया, मत जाइयो। एग्जाम में क्वेश्चन आए बता, अब तुम लिख देना हम नहीं बताएंगे। तुम्हारे पापा का नाम क्या? हम नहीं बताएंगे। मदर का नेम क्या? हम नहीं बताएंगे। रोल नंबर बताओ? क्या हम नहीं बताएंगे। फिर करने क्या आए हो? एग्जाम देने क्या आए हो? क्या हम नहीं बताएंगे। ऐसे काम चलेगा क्या है? एक तो इतनी आवाज हो रही है, मैं आप लोगों को सुनूंगा नहीं, फिर मैं माइक बंद कर दूं। अब मैं बोलता रहूंगा, आप लोगों को नहीं सुनूंगा। आप लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंटली बैठा, नहीं तो फिर मैं अपना माइक नहीं हटाऊंगा और नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूंगा। अब ये बताइए, पेपर सेटिंग की फीस टीचर ऑफ द कॉलेज को मिल रही है। हंसराज का टीचर है, एसआरसीसी का टीचर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर सेट करता है, ₹1,00,000 मिले हैं। बताओ कहाँ दिखाएगा इनकम को? सैलरी, सैलरी में नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं, कॉलेज का एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर से मिलेगा सैलरी, तो वो अपनी इनकम दिखाएगा या तो पीजीबीपी में या आईयूएस में। अपनी इनकम सैलरी में दिखाएगा, क्योंकि कॉलेज से जो मिलेगा वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है। मान लो मैं कॉलेज का लेक्चरर हूं, कॉलेज में जो पढ़ाता हूं उसकी सैलरी मिलती है, लेकिन मैं बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाऊंगा किसी और के, वो तो मेरी बिजनेस या आईयूएस में आएगा। समझ गए मेरी बात? चलो इतना काफी है, अब आपको क्लैरिटी मिल गई। बाकी और पढ़ोगे ना चीजें और क्लियर होंगी। पहले हेड्स बनाना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई स्टेप 2 था, सोर्सेस को 5 हेड में डिवाइड किया। अब स्टेप 3, यस स्टेप 3 सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। स्टेप 3, कंप्यूट, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनकम ऑफ ईच हेड। अब आपको बाय अप्लाइंग रेलेवेंट सेक्शंस, बाय अप्लाइंग रेलेवेंट सेक्शन, हर हेड की इनकम निकालनी है सेक्शंस लगा के। बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या करना है हमें। अब सुनिए, सैलरी में हम लेंगे
ग्रॉस अमाउंट जितना सैलरी मिली 5 लाख 10 लाख, सुनिएगा कॉपी बाद में, उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे, ये माइनस होंगी और फिर हमारी इनकम आ जाएगी हर हेड की। जैसे सैलरी का ग्रॉस अमाउंट आया, मान लो 30 लाख का पैकेज है, डिडक्शंस मिली, यस क्योंकि इनकम पे टैक्स है तो डिडक्शन होती है एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट का 20 लाख माइनस कर लो तो आपकी इनकम कितनी आई 10 लाख। और सेक्शन कौन से सैलरी के, कॉपी नहीं करना, 15 से 17। तो आपको क्या करना है, सैलरी का ग्रॉस लेना है, उसमें से डिडक्शंस माइनस करनी है, सुनते रहना, कॉपी बाद में करना, फिर मैं बोल रहा हूं। दूसरा, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस पढ़ने हैं बच्चों, कौन से, 22 से लेकर 27, और इसमें आया आपका 10 लाख, गवर्नमेंट का 3 लाख माइनस कर सकते हो, आपके खर्चे चाहे 9 लाख हुए हो, गवर्नमेंट डिडक्शन 3 की दे रही है मान लो, आप कुछ नहीं कर सकते, और आपकी इनकम आई 7 लाख, आपने एचपी से 8 लाख कमाए हो, गवर्नमेंट 10 मान रही है, तो जो गवर्नमेंट ने माना वो लिया जाएगा, आपने जो कमाया वो नहीं लिया जाएगा। यस, खर्चे तुम्हारे 9 लाख के आए हैं, गवर्नमेंट का 3 देंगे, गवर्नमेंट ने लिख रखा है 30% खर्चे मिलते हैं खाली, एचपी में लिखा हुआ है। तो ये जो डिडक्शंस है सरकार के बताई हुई हैं, आप नहीं कुछ कर सकते, आपको समझ आए ना, मैंने इतना पढ़ा दिया, मैं ऐसे बोलूं बस, बाहर में जाओ, गलत बात है ये, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की बात है, मैं तो फिर भी आपकी बात मान लूंगा, गवर्नमेंट नहीं मानती, कई लाख रुपए ज्यादा नहीं देंगे, 3 लाख से ऊपर, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है 30% खर्चे मिलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, तो जो आपका रेंट आया, जो भी आया, उसका 30% मिलेगा खर्चा, खर्चे आपके 8 लाख क्यों, 3 ही देंगे, सेक्शन 22 से 27 लगाना। सुनो, फिर आपका पीजीबीपी 28 से लेकर 44, उसमें भी आपकी ग्रॉस का मतलब होगा टर्नओवर, मान लो 40 लाख, खर्चे तुम्हारे हुए 30 के, गवर्नमेंट का ना हम 25 देंगे, तो बेटा 15 लाख की इनकम माननी पड़ेगी सैलरी बिजनेस प्रोफेशन की, जो गवर्नमेंट कहेगी वो, हम कुछ नहीं कर सकते अपने आप। फिर चौथा है कैपिटल गेन, कॉपी बाद में करना, कैपिटल गेन में 45 से 55A तक जाना है, गोल्ड बेचा, शेयर्स बेचे, कितने के सर, 10 लाख के, हाँ जी, और खर्चे कितने आए 8 लाख, गवर्नमेंट कह रहा 5 देंगे, वही वाली बात है, पॉकेट मनी 2000 मांगते हो, पेरेंट 500 देते हैं, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर सकते, 5 लाख रुपए। और अदर सोर्सेज में, हाँ जी, अदर सोर्सेज के सेक्शंस हैं, सुनो 56 to 59, उसमें ग्रॉस लेना, जितना पैसा आया अदर सोर्स, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, कैजुअल इनकम आई, गिफ्ट आई बर्थडे पे, टोटल आई आपके पास 18 लाख, सरकार ने कहा 10 लाख माइनस कर पाएंगे, तो 8 लाख रुपए लेना पड़ेगा आपको, यहां पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये काम करना है हमें, हर हेड की इनकम निकालनी है, इनकम से जो पैसा आया है, सुनिएगा, ये आया है, ये व्यय, व्यय मतलब जो खर्च हो गया गवर्नमेंट के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं, ये आय है, आय कर जब भी तो कहते हैं, जो आया है, जो गया है और जो बच गया है, तो पांचों हेड्स में। अच्छा, नौकरी आप 1 नौकरी करो, 2 नौकरी करो, 4 नौकरी करो, सबको सैलरी में दिखाओ, मकान 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबको इकट्ठा कर दो, बिजनेस 1 हो, 2 हो, 4 हो, 50 फैक्ट्री हो, सबको इकट्ठा कर दो, सारी एसेट बेची, वो सारी कैपिटल गेन, और इंटरेस्ट आ रहा हो, डिविडेंड आ रहा हो, गिफ्ट आ रही हो, वो सब यहां आएगा, ये तीसरा स्टेप होता है। अब हमें हर हेड में यही सीखना है, सर ये 30 लाख कैसे आया, ये 20 लाख कैसे आया, ये 10 लाख कैसे आया, 3 लाख कैसे आया, ये सिखाना पड़ेगा मुझे आपको, अभी तो निकाल के दे रहा हूं, आपने कैलकुलेट कर लिया। हमारा इनकम टैक्स में बच्चों 70% टाइम इसी में लग जाएगा, ये 30 और 20 कहां से आए, सेक्शंस में लिखे हुए हैं, इतना लेना है प्लस करने के लिए, इतना लेना है माइनस, तो सारा इनकम टैक्स का खेल क्या है, सुनो नलायको सुनो, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस ज्यादा है तो इनकम आएगी, माइनस ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा, पूरा इनकम टैक्स में यही है, हर हेड में क्या क्या प्लस वाली चीजें हैं, हर हेड में माइनस वाली चीजें क्या हैं, उनको मिला देना है, निचोड़ जूस, वो जूस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां तक क्लियर है बात? Yes, sir. तो यहाँ पर इनकम टैक्स में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सरकार के बताए हुए रास्ते पे, जो मैं आपको बता रहा हूं, सरकार तो आपको बताने नहीं आएगी,
मैं बताऊंगा, मैंने पढ़ रखा है सरकार की बात, तो मेरी बताई हुई बात पे चलना है। अपनी मैं चू चू पै नहीं करनी, कि जहां मैं चू चू पै करोगे रास्ता भटक जाओगे। आंख बंद करनी है और मेरा हाथ पकड़ के चलना है, मंजिल तक मैं ले जाऊंगा। जहां बोले कहां जा रहे हो सर, क्यों लेके जा रहे हो, वही अपना दिमाग लगाया, वही काम खराब हो गया। इसलिए तीसरा काम हमें ये करना होता है, हर हेड का ग्रॉस, हर हेड के खर्चे। स्टेप 4 कॉपी कर लो, चलो कॉपी करो। नाश्ता वास्ता नहीं किया कि इतनी बातें करते हो तुम लोग। मैं बोलता हूँ अभी सोना मैडम को कि तुम लोगों को चुप करवाए, अभी मैं मैसेज डालता हूँ। कर रहा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। चलो आओ, कॉपी कर लिया। स्टेप 3 यू हैव टू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। फिर मुझे आपकी बात सुनना। If you people can keep quiet, it's good. Otherwise, no point. It's very difficult for me to understand what is going on. So you have to be very, very attentive, very alert. बातें 2 घंटे के बाद। राइटिंग क्लियर करनी है तो वो क्लियर भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो जल्दी जल्दी में ऐसे लिखा जाता है। हाँ जी, कॉपी हो गया तो बताइएगा प्लीज। हो गया सर। चलिए, तो हमारा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। चौथा स्टेप कहता है, सुनिए, स्टेप 4 कहता है मेक 2 एडजस्टमेंट्स। 2 एडजस्टमेंट्स करिएगा भैया, करेंगे। 2 इंजेक्शन लगाने हैं। ए, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, मेक 2 एडजस्टमेंट्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 टू सेक्शन 65। और दूसरा सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70 से सेक्शन 80। हाँ जी, गवर्नमेंट कहती है जी क्लबिंग करिए और सेट ऑफ करिए। अंडर ईच हेड, यस, अंडर रिस्पेक्टिव हेड। बताता हूं क्या चीज है। अंडर रिस्पेक्टिव हेड, हेड के अंदर ही आप करिए क्लबिंग। किसी को पता है कुछ व्हाट इज क्लबिंग? नो सर। नहीं। क्लबिंग में क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे रामलाल साहब इंडिया से, बाहर से आ रहे थे, दुबई से, सोने की तस्करी कर रहे थे। सोने की तस्करी, जिसको कहते हैं स्मगलिंग। तो उन्होंने देखा कस्टम्स पे बहुत नाकाबंदी है, उनको डर था कि पकड़े ना जाएं। उन्होंने जल्दी से सोना निकाल के, गोल्ड जो वो लेके आ रहे थे दुबई से, रामलाल के पास जो था वो श्यामलाल के बैग में डाल दिया। अब ये तो निकल के ग्रीन चैनल रेड चैनल होता है ना, जैसे निकल गए, बच गए। श्यामलाल का बैग एक्सरे मशीन में आया तो श्यामलाल के बैग में टी मशीन बोलने लग गई, उसमें सोना निकला। श्यामलाल से पूछा गया भाई किसका है, क्या मुझे तो कुछ नहीं पता। पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया।
खूब उसका टॉर्चर 3D 4D 5D किया गया। उसने कहा कैमरा चेक कर लो ना। कैमरा में बात आ गई, कैमरा में बात आ गई। ये श्यामलाल के बैग में कोई डाल रहा था सोना अपना। अब ये बताइएगा, ये सोना जो श्यामलाल के पास बरामद हुआ, अब किसका माना जाएगा? बताइए किसका माना जाएगा? किस बंदे का माना जाएगा, रामलाल का या श्यामलाल का? बताइए प्लीज। अरे भैया कुछ पूछ रहा हूँ भैया। आवाज नहीं आ रही। रामलाल का माना जाएगा। अरे बच्चों मैंने बोला कहानी सुनाई। अगर आप ऐसे बैठे हो खाली बैठने के लिए तो कोई फायदा नहीं। पहले बताओ आपको कहानी समझ आई नहीं आई? आ गई सर। और ये बातें बहुत नॉन स्टॉप हो रही है, बहुत इरिटेट हो रहा हूं मैं इस कारण। मैं साफ बता दूं, मैं इरिटेट हो रहा हूं। getting lot of disturbance from your side. I cannot continue like this. If you want to talk, you talk. I'll keep quiet. I'm really not liking it. That point is this. If you have understood the story, say yes. If you have not understood the story, say no. Have you understood the story? Yes, sir. यस Now, सर। who will be held accountable now? Will it be Ramlal who will be held accountable, or will it be Shamlal? रामलाल। Now we will do cut copy paste. We will do cut copy paste. श्यामलाल की सजा कट कॉपी, और वो सजा अब पेस्ट किसमें हो जाएगी? रामलाल में। इसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी क्लबिंग होती है, कट कॉपी पेस्ट। आप अपनी इनकम को छुपाकर किसी की बना देते हो, सरकार को पता चल जाता है। अब सरकार कहती है गुप्ता जी ये आपकी इनकम है, आपने किसी और की बनाई थी, ये आप ही की मानी जाएगी। तो अब ये क्लब हो जाएगी। क्लबिंग का मतलब होता है अदर पर्सन इनकम। यस माय डियर फ्रेंड, अदर पर्सन इनकम इज एडेड टू assessee's income. ASSEEE, assessee's income, दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाती है। अगर सरकार को यह शक है कि वो इनकम आप ही की थी, ऐसा नहीं कि आपने कोई धर्मशाला खोल रखी है, कोई लंगर खोल रखा है, कोई भी आके ऐरा गहरा नत्थू कह रहा अपनी इनकम आपकी इनकम में चिपकवा जाए ना। ये सरकार के पास तथ्य होंगे, सरकार के पास सबूत होंगे कि आपने ही अपनी इनकम को किसी और की बनाई। अपने घर से केले का छिलका निकाल के बाहर फेंक दिया, लोगों ने देख लिया, केले का छिलका वापस आपके घर में डाल के गए वो। इसी तरीके से क्लबिंग होती है। अब सुनो मेरी बात, क्लबिंग कहां होती है? सुनो, क्वेश्चन में आया कि भाई आपकी हाउस प्रॉपर्टी में या बिजनेस में क्लबिंग हो गई, तो यहीं जोड़ देंगे हम। यस, यही 5 लाख के साथ, 8 लाख के साथ, ये जो अमाउंट है ना, यहाँ 10 लाख का, 7 लाख का, 15 लाख का। लिखो, यहां पर लिखा है, क्वेश्चन में आया। सुनो सुनो सुनो, एज्यूम, देखते रहना, क्वेश्चन बना दिया मैंने। क्लबिंग ऑफ 2 lakhs अंडर पीजीबीपी होनी है, सेक्शन बताएगा। क्लबिंग 2 लाख की होनी है, तो अब 2 लाख को पता कहां जोड़ दोगे? यहां जोड़ देंगे 2 लाख। 2 लाख तो हमारी अब पीजीबीपी हो गई 17 लाख। इसको बोलेंगे क्लबिंग, इसको बोलेंगे क्लबिंग। लो जी, तो क्लबिंग दुखदाई है सुखदाई है? दुखदाई। क्लबिंग दुखदाई है क्योंकि क्लबिंग से इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है। यस, इनकम इंक्रीज होती है बच्चों, इनकम इंक्रीज होती है क्लबिंग से, प्लस होती है, इनकम बढ़ती है। सेट ऑफ लॉसेस क्या है दोस्तों? अरे बच्चों सुनो सुनो, जैसे एज्यूम करिए ये दिल्ली का बिजनेस था। यस, ये वाला जो बिजनेस था ना बच्चों, ये दिल्ली का है।
लेकिन यूपी में भी बिजनेस है, वहां खूब नुकसान हुआ तुम्हें। तो यूपी में बिजनेस का लॉस हुआ कितना, 4 लाख का। ये सुखदाई है। गवर्नमेंट कहती है यूपी में 4 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा करो इससे अपनी इनकम डिक्रीज कर लो। इससे इनकम डिक्रीज होती है सेट ऑफ से। अच्छा, क्लबिंग से इनकम बढ़ती है, सेट ऑफ से इनकम कम होती है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर नुकसान हुआ है वो 4 लाख घटा लो। तो मैंने 4 लाख यहां से घटा लिए। सुनो मेरी बात, अब देखो मैं इसको ढंग से लिखता हूं, पूरा आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक बार समझ आ गई ना चीज फिर दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका आ रहा था 15 लाख क्लबिंग। यहां पर बेटा हमने क्लबिंग करी, और क्लबिंग हमने कितने की करी, अभी देखा था हमने, लिखवाया था जी, क्लबिंग हमने करी 2 लाख की। तो 2 लाख की क्लबिंग हो गई। अच्छा, और लॉस भी है जी कोई? यस सर, यूपी का लॉस है। तो सर यूपी का लॉस है, तो ऐसा करो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस यूपी लॉस 4 लाख। तो 17 माइनस 4, 17 माइनस 4, 13 लाख रुपए आ गई जी इनकम, 13 लाख रुपए आ गई। तो क्लबिंग से, और ये कहां करनी है, हेड के अंदर। हो सकता है कैपिटल गेन में क्लबिंग होनी होती, हो सकता है अदर सोर्सेज में होनी होती। तो पहला स्टेप क्या है, कमाई के सोर्स निकालो, फिर 5 रूम्स में, कैटेगरीज में डिवाइड करो, सबका ग्रॉस सबका नेट खर्चों सेक्शंस के हिसाब से निकालो। फिर उस जूस में, जैसे 15 लाख का जूस आया, इसके अंदर हमने क्लबिंग और लॉसेस माइनस करने हैं, वो सेक्शंस हैं। अच्छा सेक्शन बताओ सर, 70 से 80 सेट ऑफ के हैं और क्लबिंग के 60 to 65। अब आप बताओ 5 क्या होगा, आप लोग बताओ मुझे, व्हाट विल बी द स्टेप 5? फ्रेंड्स टेल मी व्हाट विल बी द स्टेप 5? एनी वाइल्ड गेस, व्हाट विल बी द स्टेप 5? नाउ ये पांचों हेड्स को अब ऐड कर दो। यस, ये जो एक इनकम है, 2 इनकम है, 3 इनकम है, 4 इनकम है, और ये 5 है। सम टोटल ऑफ 5 हेड्स। नाउ स्टेप 5 लिखिए, ऐड इनकम ऑफ 5 हेड्स, इनकम ऑफ 5 हेड्स, that is known as gross total income। yes, gross total income कितनी आई जी, एक बार देख ले भैया। 10 + 7 और 13 और 5 और 8, 10 + 7 10 लाख, 13 लाख, 7 लाख, उसके बाद हमारी 2 इनकम और है भाई, 5 लाख और 8 लाख, 5 लाख और 8 लाख, 5 लाख + 8 लाख। तो 13, 10 और 23, 10 और 13, 23, 23 और 7, 30, 30, 38, 43 lakhs, 43 lakhs आपकी इनकम ऑफ 5 हेड्स आई है। यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं जीटीआई आई है, जीटीआई आई है। अब एक स्टेप 6 है, देखिए गवर्नमेंट कितना आपको मदद कर रही है। आपने एक्चुअली में देखा जाए बच्चों, आपका पास जो पैसा आया है वो तो ये आया है 30 लाख, 10, 40 लाख, 80 लाख, 90 लाख। आपके पास प्राप्ति तो 1 करोड़ 8 लाख की हुई है, 1 करोड़ 8 लाख की प्राप्ति हुई है, समझिएगा। इसमें खर्चे आपके 20 और 3 23, 23 और 25 48, 48 और 5 53, 53 और 10 63 lakhs ये आया है आपका। फिर हमने ये 2-4 की एडजस्टमेंट्स कर दी, क्लबिंग 2-4 लोग ऐड हो गया ये। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस को इस तरीके से डिवाइस किया है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, 43 लाख में एक और इंजेक्शन। यस, 5, जैसे आप लोग घर से ब्रेकफास्ट करके आए और आपको यहां पर भी कुछ खाने को मिल जाए, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कह रही है, डिडक्ट डिडक्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये मैं टोटल इनकम का प्रोसेस बता रहा हूं आपको, इस टाइप से टोटल इनकम निकालनी है। बड़ा क्वेश्चन आए छोटा क्वेश्चन आए वो मुद्दा नहीं है, पहले अभी हेड्स तो समझो क्या होते हैं, क्लबिंग क्या होती है, मोटा मोटा चीजों पे समझना है। अच्छा, ये 80C to 80U क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। सरकार कहती है भाई पैसा कमाने के बाद घर में ना रखो,
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, टीवी में एड्स भी आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, टैक्स बच जाएगा। डोनेशन दो, अभी जैसे पीएम केयर्स फंड, अभी कोविड में आया था पीएम केयर्स फंड, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा था आप डोनेशन दोगे तो आपको इनकम टैक्स में फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स में फायदा पता है कैसे मिलता है? या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये सुना होगा आपने। तो इसमें इन्वेस्टमेंट डोनेशंस होती हैं, वो 80C to 80U सेक्शंस हैं, ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग निवेश। मान लीजिए 13 लाख रुपए का निवेश किया, गवर्नमेंट कहती है माइनस कर लो 43 से, 43 पे टैक्स नहीं देना। अब स्टेप 7, बैलेंस अमाउंट is known as, yes my dear friends, known as total income, जिसको हमें निकालना था। तो 43 minus 13, 30 lakhs आपकी टोटल इनकम आई है। ये टोटल इनकम हमें टैक्स के रूप में देखनी पड़ेगी, इसमें से कितना टैक्स देना है। तो बेसिकली डिडक्शंस क्या है? इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट मनी, इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट मनी। जैसे मैं बोलूं ना, क्लास में आने का मन नहीं कर रहा, बातें करे जा रहे हो, मैं आप लोगों को बोलता हूं चलो 500 रुपए दूंगा अगर आप हर बच्चे को क्लास में चुप रहोगे। तो मान लीजिए हर क्लास में 500 रुपए बच्चा दूंगा, मुझे तो नुकसान है इससे, लेकिन मुझे ये फायदा है कि आप लोग अटेंशन रखना स्टार्ट कर दोगे। तो सरकार को डिडक्शन देके नुकसान है, लेकिन सोसाइटी में पैसा आ जाएगा, सब लोग कमा के इन्वेस्ट करेंगे, बैंकों को एफडी में लगाएंगे, कई बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, कोई बंदा डोनेशन देगा, सरकार के पास पैसा इनडायरेक्टली पहुंच जाएगा, देश की इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता रहेगा। तो सरकार लालच दे रही है कि पैसा कमाने के बाद घर में ना रखो, पैसे का निवेश करो, और निवेश पे हम आपको डिडक्शन देंगे। स्टेप 7। अच्छा, अब एक स्टेप और बनाइएगा, स्टेप 8, राउंड ऑफ टोटल इनकम। हमारी तो इनकम यहाँ तो राउंड ऑफ आई है, लेकिन राउंड ऑफ करनी पड़ती है। राउंड ऑफ टोटल इनकम का क्या मतलब? अगर मान लो तुम्हारी इनकम आती 5,55,000, टोटल इनकम आती, यहाँ तो गोलाई में आई है 30 लाख, तो वैसे देखो ऐसे गोलाई में होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी टोटल इनकम आती 5,55,555 रुपए 55 पैसे, सरकार कहती है क्या निकाली है भाई, कि 5,55,000, अब फीस ऐसे रख दें 5,55,555 रुपए 55 पैसे, तो गवर्नमेंट कहती है पहले तो पैसे को इग्नोर कर दो, पैसे को तो इग्नोर कर दो, और लास्ट डिजिट यस 5 और मोर है, 55, 56, 57, 58, 59, 60 बन जाएंगे, 54, 53, 52, 51, 50 बन जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है, पैसा इग्नोर करना है, पैसा इग्नोर करना है। अच्छा, 5 और मोर को नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 5 और मोर को नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 5 और मोर को नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, और लेस देन 5 को यस प्रायर मल्टीपल ऑफ 10, प्रायर मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि ये राउंड ऑफ होके मेरे बच्चों 288A के अंदर राउंड ऑफ करना है, 288A सेक्शन है जी, 288A, और उसको राउंड ऑफ ऐसे करेंगे जी 5,55,560 रुपए, खत्म। अच्छा, अगर तुम्हारी टोटल इनकम आई 6,66,444 रुपए 20 पैसे, इसको राउंड ऑफ बताओ कितना करोगे? 6,66,444 रुपए राउंड ऑफ कैसे करोगे? मल्टीपल ऑफ 100 नहीं, मल्टीपल ऑफ 10। सर 440 बोला तो। अच्छा, थैंक यू। बच्चे इतना बोल रहे हैं, शोर मचा रहे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। 6,66,440 रुपए। So friends, in this case we will ignore the पैसा and round it off। तो यानी कि 39, 38, 37, 36, 35, 40 हो जाएगा, 34, 33, 32, 31, 30 हो जाएगा, 61, 62, 63, 64, 64, 60 हो जाएगा, 65, 66, 67, 68, 69, 70 हो जाएगा। So my dear friends, we have to round off to the next multiple of 10।
हाँ, in GST we don't do rounding off to multiple of 10, we round off to multiple of ones. यही GST में, यही वाला अमाउंट GST में बनता 5,55,556 रुपए 556। यही GST में अमाउंट बनता 6,66,444। वहां पर पैसे को राउंड ऑफ करते हैं, पैसे को देखते हैं, 50 पैसा और मोर नेक्स्ट रुपी लेस देन 50 पैसा प्रायर रुपी, यहां पर मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। चलिए, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। अब मैं आपको चाह रहा हूं एक क्वेश्चन करके दो मुझे, कंप्यूट द टोटल इनकम। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कंप्यूट टोटल इनकम। जरा देखिएगा प्लीज, करके दीजिएगा। सैलरी का ग्रॉस अमाउंट है 5 लाख और सैलरी की डिडक्शंस जो सरकार दे रही है वो दे रही है 2 लाख। डिडक्शंस कह लीजिएगा और कुछ भी कह लीजिएगा, डिडक्शंस या कुछ भी, डिडक्शंस कह लीजिए, एग्जेम्पशंस कह लीजिए, एग्जेम्पशंस भी कहते हैं उनको, एग्जेम्पशंस जो एग्जेम्प्टेड हो गया। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस अमाउंट है 4 लाख और डिडक्शन वो है 1,20,000। सारे हेड नहीं होते, किसी के 3 हेड है, इसके 3 हेड ही हैं। बिजनेस प्रोफेशन, उसका ग्रॉस अमाउंट है 10 लाख और डिडक्शन बच्चों 4 लाख। अच्छा, क्लबिंग है जी हाउस प्रॉपर्टी में, क्लबिंग अंडर पीजीबीपी कर लेते हैं बेटा, 5 लाख की है। और हाउस प्रॉपर्टी लॉस यस ऑफ अदर सिटी, वहां पर एक मकान है, वहां से लॉस है 1 लाख रुपए का। प्लीज आप लोग, एक और डिडक्शन भी है बंदे के पास अंडर सेक्शन 80C to 80U 2 लाख रुपए की। आप टोटल इनकम निकाल के दो, करो जी, क्वेश्चन कॉपी करो पहले। सैलरी का ग्रॉस अमाउंट 5 लाख, डिडक्शन एग्जेम्पशंस 2 लाख जो माइनस होनी है, एचपी के 4 लाख हैं, डिडक्शन 1,20,000 है। पीजीबीपी का ग्रॉस अमाउंट फ्रेंड्स 10 लाख है, डिडक्शन 4 लाख है। क्लबिंग होनी है बिजनेस प्रोफेशन में 5 लाख की, एचपी का लॉस दूसरे शहर का 1 लाख रुपए, डिडक्शन 80C to 80U 2 लाख रुपए। प्लीज करिएगा। प्लीज करिएगा, गिविंग यू 5 minutes, प्लीज डू इट। सर 13,80,000। 13,80,000। व्हाट्स योर नेम डियर? सर सपना। सर सौम्या। सौम्या 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 सौम्या। तो सौम्या का आंसर आ गया जी ये। हाँ जी, और बताइएगा आंसर्स प्लीज करिएगा। लॉस ऑफ बातें ना करें, काम करें प्लीज। अंडर सेक्शन 80C to 80U
चलिए जी जरा देखिएगा आंसर कैसे निकालना है। 5 में से 2 चले गए तो भाई ये रह गया 3 लाख रुपए। 4 में से 1 भी चला गया, ये रह गया 2,80,000 रुपए। 10 में से 4 चले गए, इनकम रह गई 6 लाख। और क्लबिंग करनी है 5 लाख की, ये पीजीबीपी में क्लब होगी, ये पीजीबीपी में क्लब होगी। 5 लाख पीजीबीपी में क्लब होगी, ये पीजीबीपी में क्लब होगी 5 लाख रुपए, क्योंकि ये पीजीबीपी की क्लबिंग है। एचपी की होगी तो एचपी में करते। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दूसरे शहर का 1 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी का शहर का लॉस है 1 लाख रुपए। ये हाउस प्रॉपर्टी से माइनस होगा, हाउस प्रॉपर्टी से माइनस होगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है। तो ये हो गया 1,80,000 रुपए। ये हो गया 11 लाख रुपए। देखो जरा 11 लाख रुपए, इसका कोई क्लबिंग सेट ऑफ नहीं है। क्लबिंग सेट ऑफ घर से ही करना है, क्लबिंग प्लस करेगा, सेट ऑफ माइनस करेगा। अब मेरे हिसाब से ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। 80C to 80U ये जब हम अपने घर से बाहर आएंगे जब करना है। हाँ, सब लोग अपने घर से बाहर आएंगे जब GTI निकालेंगे उसके बाद माइनस होगा। फर्क समझो, घर से खाना खा के आओ, घर में पिट के आओ, क्लास में आओ, यहाँ पर भी एक तमाचा मार रहा हूं, तो ये वो है 80C to 80U। घर का माइनस नहीं है, ये खट्टे माइनस होगा। बात समझने की कोशिश करो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ वी विल ऐड ये 3 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए, 11 लाख रुपए, हमारा 11 लाख रुपए। इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, ये 11 लाख रुपए। 11 और 3 14, 14 और 1 80, 15,80,000। अपने घर से खर्चे, अपने खर्चे, यस, अपनी डिडक्शंस, अपना सेट ऑफ, अपना क्लबिंग, सब करके आएंगे। अब GTI आएगी, अब मिलकर भी हम शोर मचाएंगे। अपने घर में भी शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर भी शोर मचा रहे हैं। 80C to 80U अब मिलेगा, और वो कितना हो गया 2 लाख रुपए। ये यहां से घटा दिया। बहुत बढ़िया सौम्या, आपका आंसर बिल्कुल सही था, एंड शी वाज द फर्स्ट गर्ल टू गिव द आंसर। वेरी गुड। 13,80,000 रुपए, 13,80,000 रुपए। बात समझ आई नहीं आई? आपको टोटल इनकम निकालने का प्रोसेस समझ आया नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन और करके देना, खुद करना। एक क्वेश्चन और करना, खुद करना। कंप्यूट टोटल इनकम, सैलरी ग्रॉस 1 लाख, सैलरी का नेट 80,000। नेट नहीं लिखते इसको हम, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, कुछ भी कह लो, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, कुछ भी कह लो। बिजनेस, बिजनेस का ग्रॉस 2 लाख और डिडक्शन 1,80,000। तीसरा कैपिटल गेन, ग्रॉस 3 लाख और डिडक्शन 2 लाख। 80C to 80U क्लबिंग अंडर सैलरी होनी है 1 लाख। प्लीज करिए, टोटल इनकम निकालिएगा जो सरकार पे
या सरकार को जिस पर हमें टैक्स देना होता है। करिए सर। 2,40,000। हाँ जी, प्लीज गिव मी द आंसर। 2,40,000। 2,40,000। जरा चेक करते हैं। अब भैया इसमें से चले गए तो 20,000 रुपए रह गए, इसमें से ये चले गए 20,000 रुपए रह गए, 3 में से 2 चले गए 1,00,000 रुपए रह गए, और सैलरी में 1,00,000 की क्लबिंग होनी है तो 1,00,000 यहाँ जोड़ा जाएगा, तो सैलरी बन जाएगी 1,20,000। 1,20,000 और 20 1,40,000 और 1 GTI 2,40,000, GTI 2,40,000। 80C to 80U नील है, कोई निवेश नहीं किया आपने, नहीं किया निवेश, घर में पैसे है नहीं खाने को तो निवेश क्या करोगे? उन लोगों के लिए निवेश जिनके पास ज्यादा पैसा है, तो निवेश मत करो। टोटल इनकम 2,40,000। अब असली में आपकी इनकम कितनी थी कोई मतलब नहीं है, सरकार ने 2,40,000 निकाले, बात खत्म हो गई। चलो वापस आ जाओ, आप 2,40,000 लिख लिया होगा आप लोगों ने, कैलकुलेट भी सही किया। फ्रेंड्स अब पहला पी खत्म होने वाला है, पहले पी में लिखा है, देखिए जरा, देखिए जरा, एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। यस, ऐसा नहीं है कि आप बेचारे गरीब आदमी हो, 30-40,000 साल का कमाते हो, रेडी लगाते हो, ठेला लगाते हो, या कम कमाते हो, सरकार टैक्स लेगी नहीं। सरकार को पता है आपके पास कम है, और या गवर्नमेंट ये भी मानती है कि कुछ पैसा चाहे अमीर हो या गरीब हो, ही विल यूज इट फॉर बेसिक नेसेसिटीज, तो इसलिए गवर्नमेंट एक एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है। तो लिखिए व्हाट इज एग्जेम्पशन लिमिट, हेडिंग डालिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। प्लीज पुट अ हेडिंग एग्जेम्पशन लिमिट, प्लीज पुट अ हेडिंग माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्पशन लिमिट। हाँ जी, प्लीज पुट अ हेडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट एक तरीके से अमाउंट है जहां तक अगर आपकी टोटल इनकम आई टैक्स नहीं देना। मैं एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं आज, कंपनी की बात नहीं कर रहा, फर्म की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं नाम लूंगा वेरी सीनियर सिटीजन, लता दीदी, लता दीदी, मनमोहन सिंह जी, वो इसमें आएंगे। क्यों सर? मिनिमम 80 साल के जो लोग हैं और देश में रहते हैं, मिनिमम 80 साल के लोग जो हमारे देश में रहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया यस लता मंगेशकर जी, लता दीदी, और हमारे MMS मनमोहन सिंह जी, वो इसमें आ गए। इनको सरकार कहती है भाई आप इतने बुढ़े हो गए हो, आपकी 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है साल की। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, आपको टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आराम से 40-45,000 रुपए महीना कमाओ, जितना भी बनता है घर में रखो। टैक्स जब देना, जब आपकी साल की टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो। दूसरी श्रेणी में डाला अमिताभ बच्चन को, जिनको नाम लेंगे सीनियर सिटीजन। मोदी जी भी आ जाएंगे। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होगा? मिनिमम 60 साल, यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, लेस देन 80 इयर्स, प्लस रेजिडेंट, दे शुड बी रेजिडेंट। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा मोदी जी का, अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन साहब जी और मोदी जी, इनमें आ जाएंगे। कुछ आइडिया है आप लोगों को इनको कितने की छूट है? 3 लाख। बहुत बढ़िया, इनको हम 3 लाख की छूट देते हैं।
हम इनको 3 लाख की छूट देते हैं कि ये 3 लाख तक कमाएंगे, इनको कोई इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और ये छूट क्यों देते हैं मैं फिर बता रहा हूं। ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है बच्चों, बेसिक नेसेसिटीज पूरी करो। भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता। पहले आप लोग अपने पेट को भरो, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर परिवार को, माता पिता को पैसे दीजिए, फिर बचेगा 3 से ऊपर तो दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और तीसरा हो गया जी अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल जो दोनों में नहीं आए, यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, दोनों में नहीं आए, इनको कितने की लिमिट देते हैं? 2.5 लाख रुपए की लिमिट देते हैं। इसमें कौन आया? इसमें एसजी आया जी, बिल्कुल एसजी आए। इसमें 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 आपके एसआर के आए जी, बिल्कुल जी। इसमें तुम नलायक आए सारे, इसमें नलायक आए सारे, ठीक है। कैटरीना भाभी आई तुम्हारी, हमारी कैटरीना भाभी आई इसके अंदर, ठीक है ना। ये सब 2.5 लाख पे आए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, आप बताना इनकी इनकम के लिए एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। अब मैं आपको रिपीट करूंगा, आप बताइएगा लायबल है या नहीं। चलो एक क्वेश्चन करूंगा, ये लिख लो। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, डिटरमिन whether total income exceeds exemption limit in following cases। क्या टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है? निम्नलिखित केसेस में डिटरमिन whether total income exceeds exemption limit in following cases। केस 1 जी, लेडी गागा 45 years, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 3 lakhs। आप बस यस और नो में आंसर देंगे, क्या इनकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है? No, sir. हाँ जी, प्लीज बताइएगा, इज हर टोटल इनकम एक्सीडिंग द एग्जेम्पशन लिमिट? दिमाग लगाओ भैया। सर नहीं मिलेगी एग्जामिशन नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात नहीं है। रेजिडेंट ही नहीं है। अच्छा, रेजिडेंट नहीं है, लेकिन इनकम इंडिया से कमा रही हो तो? अब सुनो मेरी बात, आ जाओ। देखो यहाँ पर रेजिडेंट होना चाहिए जब 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, यहां पर रेजिडेंट होना चाहिए जब 3 लाख की लिमिट मिलेगी। अदर इंडिविजुअल में 2 लोग आएंगे। सुनो मेरी बात, काला गोरा हरा पीला सबको इनकम टैक्स देना है। मैं पहले बता चुका था आपको, शायद आप भूल गए। मैंने कहा था विदेशी हो, देसी हो, काले हो, महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सब आएंगे जी। इसमें आएंगे लेस देन 60 इयर्स वाले लोग, थर्ड कैटेगरी में लेस देन 60 इयर्स वाले लोग, बिल्कुल सही। और इसमें आएंगे नॉन रेजिडेंट्स, इधर आएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो इंडिया में नहीं रहते हैं वो लोग इधर आएंगे अदर इंडिविजुअल में। तो ओबामा हो या ट्रंप साहब हो या जो बाइडन हो या रिकी पॉन्टिंग हो या जो भी बाहर के लोग हैं, वो सब अदर में आएंगे, 2.5 लाख रुपए की कैटेगरी में आएंगे। अब जब आप लोग सुनो मेरी बात, ये कॉपी करो, 60 साल से कम वाले और नॉन रेजिडेंट वाले लोग इधर आएंगे थर्ड श्रेणी में। अब मैं बोलूं लेडी गागा जी हैं, ये 45 साल के नॉन रेजिडेंट है, इनके ऊपर एग्जेम्पशन लिमिट लगेगी 2.5 लाख की और इनकी इनकम 2.5 से ऊपर है, तो क्या इनको इनकम टैक्स देना है? यस, शी इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। कितना बनेगा वो छोड़ दो, इनकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन से ऊपर है, छूट से ऊपर है, छूट से ऊपर होने के कारण इनकम टैक्स के दायरे में आ गई। क्वेश्चन ये है, क्या ये इनकम टैक्स के दायरे में आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। लेकिन अगर सुनो मेरी बात, केस 2 में एज्यूम करिएगा इन केस 1 she is 65 years plus non resident,
अब बताइएगा, और टोटल इनकम वही है, टोटल इनकम वही है, क्या वो इनकम टैक्स के दायरे में आई है या नहीं आई है? एक एक करके सौम्य आपका आंसर क्या है? सौम्या सर Yes, sir. सर इन्हें इनकम टैक्स देना है। देना है, बिल्कुल देना है। क्यों देना है सर? पहले तो इनके ऊपर लिमिट लगाओ। सर 65 की है, लेकिन नॉन रेजिडेंट है। अरे सेकंड कैटेगरी में आने के लिए आपको रेजिडेंट बनना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। ये इंडिया में रहती नहीं है, तो इनको इस कैटेगरी में नहीं दिखा सकते। क्या इसमें आएंगी? नहीं। तो नॉन रेजिडेंट हमेशा थर्ड कैटेगरी में आएगा। और 2.5 से ऊपर इनकम है, यस, तो देना पड़ेगा। समझो। एक और केस देखो, एक और केस देखो। मिस्टर एक्स 85 years रेजिडेंट, टोटल इनकम 5 लाख। बताओ क्या इनकम टैक्स के दायरे में ये आए? नहीं सर। क्यों? 5 लाख तो है ना। हाँ 5 लाख तो एग्जाम, 5 से ज्यादा। देखो बच्चों, मैंने क्या लाइन लिखवाई थी? फर्स्ट लाइन पे आ जाओ। एक एक वर्ड की कीमत है यहां पर इनकम टैक्स में। एक्सीड्स, ये भी लाइन हो गई। एक्सीड्स टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाए, फिर लायबिलिटी बनेगी, फिर दायरे में आओगे। और हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल डॉट 5 लाख पे फंस गया ये। तो मजे आ गए, कैसे इनकम निकाली इसने, एकदम बढ़िया। 5 लाख 10 होते फंस जाता, 5 लाख 10 रुपए, है ना। 5 लाख 10 होते फंस जाता, लेकिन ये इसने एग्जैक्ट 5 लाख दिखाई है। गलत है सही है वो बात की बात। यस, इनकम टैक्स नहीं लगेगा इनके ऊपर, क्योंकि बच गए। अब केस 4 में मिस्टर एक्स 85 years नॉन रेजिडेंट प्लस टोटल इनकम 5 lakhs। अब बताओ, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 लाख रुपए कमाए हैं और आप एनआरओ। आप पे लिमिट 2.5 की लगेगी, 2.5 की लिमिट लगेगी, और 2.5 से ऊपर आपकी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। बिल्कुल सही। केस 5 देखिए। मिस्टर एक्स 75 years रेजिडेंट, टोटल इनकम 3,50,000। बताइए क्या इनकम टैक्स के दायरे में आए नहीं आए? कितना टैक्स है बात की बात? देगा सर, देगा। नहीं आए। बिल्कुल देंगे, क्योंकि 3 लाख तक छूट है, 3 से ज्यादा है इनके पास। लूट लो इसको, सरकार कह रही है 3 से ज्यादा कमा रहा है। अब वो कितने पे देगा वो छोड़ो। अच्छा, ये टोटल इनकम कैसे आई होगी? अपने बताए हुए मेथड से या मेरे बताए हुए मेथड से? गवर्नमेंट के बताए हुए मेथड से। हाँ सर, आपके मेथड भी नहीं, गवर्नमेंट का बताया हुआ मेथड। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे आप लोग खुश रहो। केस 6, मिस्टर एक्स 75 years प्लस रेजिडेंट, टोटल इनकम 3 lakhs। अब बताओ, अब बताओ भैया। अब इज ही लायबल टू पे टैक्स? नो, क्योंकि एक्सीड नहीं है, एक्सीड नहीं है। बहुत बढ़िया। केस 7, मिस्टर एक्स 75 years नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम, माय डियर लवली लवली फ्रेंड्स, टोटल इनकम 2.8 lakhs। होगा, यस सर, टैक्स लायबल होगा। लायबल टू पे कितना देंगे वो छोड़ दो, केसी लायबल टू पे 2.5 की लिमिट लगेगी। नॉन रेजिडेंट है ना, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तो ये साथ नहीं निभाते, परदेसी हैं, तो परदेसी बाबू को 2.5 की लिमिट देते हैं। परदेसी बाबू को 2.5 की लिमिट देते हैं, और जवान आदमियों को 2.5 की लिमिट, आदमी औरत कोई भी हो। तो जवान लोग 60 से नीचे और परदेसी 2.5। हाँ जी, तो इनको ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब जरा देखिएगा केस 8, माइनर
भाई साहब 2 साल का रेजिडेंट है, टोटल इनकम 10 लाख। लाइबिलिटी है, देगा 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 कब नहीं देगा, नहीं छोटा बच्चा तबत के ना तगला ना ले, दुबी दुबी दुम दुम, दुबी दुबी दुम दुम। देगा सर टैक्स। बिल्कुल देगा जी, बिल्कुल देगा। बिल्कुल देगा। केस 9 थर्ड जेंडर है जी, थर्ड जेंडर और एज 25 इयर्स और टोटल इनकम 5 लाख और रेजिडेंट। बताइए देगा नहीं थर्ड जेंडर है ना, इनको दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया में तो ये भी रहता है। देगा हाँ, सर। दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। चलो जी, इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आपको नालायकों को, बड़ा शोर मचाते हो, मन कर रहा है एक एक, अभी अगले हफ्ते आऊंगा मिलने, पक्का डन। नेक्स्ट वीक बनाऊंगा आपसे मिलने का प्रोग्राम। जी फर्स्ट पी पे आ जाओ, अब दोबारा से फर्स्ट पी पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर्सन 231 7 कैटेगरी। आज की कक्षा, आज की क्लास में डिस्कशन इंडिविजुअल। टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इनकम है सरकार के बताए हुए प्रोसेस पे, वो ज्यादा हो जाए एग्जेम्पशन लिमिट से, एक कट ऑफ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, उससे ऊपर जाएगी टोटल इनकम साल की, तो टैक्स देना, अन्यथा टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मॉनेटरी देना पड़ेगा, ये हम कर चुके हैं, मॉनेटरी देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मॉनेटरीली या मॉनेटरीली देना पड़ेगा। प्लीज पूछिएगा अपनी कोई क्वेरी हो। और कंपल्सरी देना पड़ेगा, कंपल्सरी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मॉनेटरी देना पड़ेगा, कंपल्सरीली देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो बैंक अकाउंट के खाते को सीज कर लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। और इंडिया में कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी हो, आपके ऊपर टैक्स का अमाउंट या जो कॉन्सेप्ट है सेम लगेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून पूरे देश में होता है। तो कश्मीर में कमाओ, कन्याकुमारी में कमाओ, असम में कमाओ या गुजरात में कमाओ, टैक्स सेम रहेगा। चलिए अभी आपको पार्ट 1 वॉल्यूम अभी बुक्स की मिल गई, नहीं मिल गई? यस सर। बच्चों के पास आ गई है ना, तो एमसीक्यूज हम देख सकते हैं थोड़े से। अभी किस किस बच्चों के पास है? बच्चों के पास है? बुक नहीं है सर। अभी नहीं है, चलो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका या अभी ट्रायल पे ही हो?